हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू दी SYE एकेडमी। सो टुडे वी विल डिस्कस दी वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th, politics in India since after independence. This chapter is very much important because it covers the foreign policy of the chapter. It covers the various wars जो हमने देखे थे, काफी सारी जो लड़ाइयाँ हुई थी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, किस तरीके से इंडिया ने डील किया, पंचशील की पॉलिसी, नाम की पॉलिसी, all these things would be covered in this chapter. So from all that aspect, किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के डेट में गलवान में क्या हो रहा है, उसका क्या, किस चीज से वो रिलेटेड था, नाम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो SYE एकेडमी पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए। तो मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में चैप्टर 4 के बारे में हम बात करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाज बोर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उस टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर, एक तरीके से दो कैंप स्टार्ट हो चुके थे। USSR का एक कैंप था जो कि कम्युनिस्ट कैंप था, दूसरा कैंप जो था वो कैपिटलिस्ट कैंप था जो कि यूएसए लीड कर रहा था। काफी सारी जगह वॉर चल रही थी। इंडिया में खुद हमने देखा अभी पहले कि पार्टीशन हो गया था, खुद बहुत बड़ा चैलेंज वो था। काफी सारी जगह डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ काम चल रहे थे। तो काफी बड़ा चैलेंजेस था जहाँ पे हमें रिकंस्ट्रक्शन करना था अपनी कंट्री को, कि काफी ज्यादा पॉवर्टी थी, अंग्रेज छोड़ के गए थे। इन दिस टाइम द बिगेस्ट चैलेंज और टू चैलेंजेस फॉर द वेलफेयर एंड द डेमोक्रेसी, कि किस तरीके से लोगों का वेलफेयर किया जाए अपनी कंट्री का, और किस तरीके से डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। पॉवर्टी एलिविएशन हम देख सकते हैं कि खुद बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त। तो इंडिया ने वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है खुद की बेसिस पे डिसाइड की किस तरीके से हम बनाएंगे, सो दैट कि बाकी नेशंस की जो सोवरेनिटी है, जो इज्जत है, खुद के ऊपर कंट्रोल है, खुद इंडिया का सोवरेनिटी जो है वो मेंटेन रहे, इंटरनेशनल पीस रहे। एंड ये सब चीजें जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 51। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमारे फॉरेन पॉलिसी का, हमारे फॉरेन रिलेशंस का जन्म हुआ। काफी सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में भी देख रखी हैं, इन पार्ट 1 ऑफ द बुक, जिसे हम वापस डिस्कस करेंगे बाद में। सो व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, दिस थिंग आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी, कि स्टेट जो है हमारा वो क्या करेगा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस रखेगा सारे नेशंस के साथ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि यूपीएससी प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके 1 मार्कर के लिए भी इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा टफ होगा, कि एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का जो हम सेटलमेंट है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है कि कैसे होगा, थ्रू मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन। तो फर्स्ट थिंग वाज दैट इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो की। वो कैसी थी कि देयर वर टू ग्रुप्स और टू लीड्स। एक तरफ था यूएसए जो कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ था यूएसएसआर जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया जो था, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, वो ऐसा नहीं था कि आइसोलेटेड था किसी चीज से। इंडियन नेशनल मूवमेंट ने भी कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ जब आवाज उठाई थी, तो उस टाइम पे भी हमने बाकी कंट्रीज के साथ भी इलेक्शन रखे थे। किस तरीके से हमारा स्ट्रगल साउथ अफ्रीका से रिलेटेड था, नेताजी ने भी जापान से सपोर्ट लिया था। तो इवन हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी वो भी ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही शांत थी। इट वॉज एन एक्टिव प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हमने कोई कैंप ज्वाइन नहीं किया तो हम बिल्कुल ठंडे बैठे हुए जीरो है। नॉन अलाइनमेंट वॉज एन एक्टिव प्रोसेस दैट वी एक्टिवली एंश्योर्ड कि हम किसी कैंप के साथ ना रहें, स्टिल हम अपनी बात कहते हैं। सो वी वर नॉट एग्रेसिव बट असर्टिव। हम असर्ट करते थे अपने पॉइंट को विदाउट एनी एग्रेसिव थिंग। साथ में एक और चीज देख लेते हैं विच इज इम्पोर्टेंट वॉज दैट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर भी हम देखेंगे हमारे नॉन अलाइनमेंट से ये सारे 5 पॉइंट्स आए थे। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, तो एक दूसरे की टेरिटरी का ध्यान रखेंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, तो इंटरनली क्या चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बारे में नहीं बोलेगा, चाइना इंडिया के बारे में नहीं बोलेगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट,
दोनों एक बराबर के पार्टनर मानेंगे एक दूसरे को और म्यूचुअल बेनिफिट देंगे एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये पॉइंट्स पंचशील के आपको वैसे याद रहने चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप देखिए कि इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल आज के डेट में फॉलो हो रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नॉन अलाइनमेंट, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट अगर हम देखें तो इट वाज अ टफ कॉल। जब नॉन अलाइनमेंट ग्रुप भी बना, हम देखेंगे किस तरीके से नाम का जन्म हुआ, बिकॉज उस वक्त यूएन भी बना था, न्यूक्लियर वेपन्स भी आ रहे थे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी आ गई थी चाइना में, डीकोलोनाइजेशन भी हो रहा था। तो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। इसके अंदर सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का रहा है तो इट वाज अगेन प्राइम मिनिस्टर नेहरू, बिकॉज ही वाज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने खुद संभाली थी। तो इनिशियल ईयर्स का अगर हम फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो देखें, हम देखें कि इंडिया ने क्या सही है क्या गलत किया है, तो एवरीथिंग ऑफ क्रेडिट गोज टू द जवाहरलाल नेहरू। हिज पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ हार्ड अर्न सोवरेनिटी। तो हमारा जो कंट्री है जो कि सोवरेन है, कि हम अपना लीडर खुद चुनते हैं, हमारे लीडर की चॉइस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, दैट शुड बी प्रिजर्व्ड। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पूरा का पूरा कंट्री बचा रहना चाहिए। प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरीके से बाकी कंट्री से दोस्ती बढ़ाई जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सो ही वांटेड टू अचीव ऑल दीज एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स थ्रू नॉन अलाइनमेंट, जो कि हमने डिस्कस किया है। ना कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो कि बोल रहे थे कि नहीं, हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही सेड कि अमेरिका इज अ बिग डेमोक्रेसी, ओल्ड डेमोक्रेसी, तो वी शुड सपोर्ट अमेरिका। देन देयर वाज भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी आल्सो, हु आल्सो वांटेड इंडिया टू फॉलो द प्रो यूएस पॉलिसी। तो बट नेहरू एंश्योर्ड कि एंड फॉर अ ड्रीम टू एंश्योर दैट कि पीसफुल वर्ल्ड रहे, एक शांति रहे दुनिया में। अगर दो गुट रहेंगे तो आपस में लड़ते ही रहेंगे। तो दैट्स व्हाई ही मेंटेन्ड द टू डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएस का आपने देखा, हमने पिछली बुक में भी देखा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कि यूएस ने नेटो बनाया था, नेटो का लीडर था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, और सोवियत जो था वो वार्सा पैक्ट का लीडर था। लेकिन इंडिया ने दोनों की तरफ बैलेंस रखा, दोनों में से कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन समटाइम्स जो कि हम बोल रहे हैं कि एक्टिव नॉन अलाइनमेंट जो कि इंडिया फॉलो कर रहा था, ये बिल्कुल एक्टिव दिख भी नहीं रहा था। काफी बार ऐसा भी लग रहा था कि इंडिया कहीं ना कहीं टिल्टिंग कर रहा है या प्रो है किसी कंट्री की तरफ, मे भी कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा दिख रहा था। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, जब ब्रिटेन ने 1956 में इजिप्ट पर अटैक किया था, सुएज कैनाल का इशू था, सुएज कैनाल को इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया था गमाल अब्देल नासिर ने ड्यू टू सर्टेन इशूज। तो इंडिया ने क्या किया, उसे प्रोटेस्ट किया कि भाई ब्रिटेन अटैक कर रहा है, इट्स अ न्यू कॉलोनियल इन्वेजन, हम तो सब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हैं, ये जो ब्रिटेन कर रहा है ये गलत कर रहा है। लेकिन उसी साल यूएसएसआर ने क्या किया, हंगरी पे इन्वेड किया। उस टाइम पे इंडिया ने कुछ बोला ही नहीं। So that was the thing कि sometimes we were not able to balance the non-alignment, but again we followed an active non-alignment policy. एक और डर जो था हमारी non-alignment policy का थोड़ा इशू था, that was पाकिस्तान जो था वो यूएस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। यूएस वाज नॉट हैप्पी विद द इंडिया, कि इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे है, इंडिया किस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी थी उसमें हमने आप पहले पढ़ा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हमने जोर दिया था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पहले फायदा दिया जाएगा, देन ओनली आउटसाइडर वुड बी अलाउड। So this was the one of the main point of the Nehruvian foreign policy. Second thing was Afro-Asian unity. So यहाँ से ही नाम का जन्म हुआ। And Nehru was a global leader. So वो ग्लोबली थिंक करते थे, काफी उनकी ग्लोब में इज्जत थी या उनकी चीजों को फॉलो किया जाता था। तो अंडर हिज लीडरशिप ही वाज आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द एशियन यूनिटी, की अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज और इवन एशिया भी जो है वो मिलजुल के काम करना चाहिए। Under his leadership only, India convened the Asian Relations Conference in March 1947। मार्च 1947 में कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद इंडिया ने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया कि किस तरीके से इंडोनेशिया को आजादी मिल सके डच से। तो हमें ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वन मार्कर का, कि इंडोनेशिया को किसने वहां पर कॉलोनाइजर कौन था, डच। तो 1949 में इंडिया ने ये भी कॉन्फ्रेंस की, नेहरू ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। नो देयर वाज वन फेमस प्लेस कॉल्ड एज बांडंग इन इंडोनेशिया, जहां पे अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्फ्रेंस डिड नॉट स्टार्टेड नाम, बट इट सोड द सीड्स ऑफ नाम।
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सीड्स बर्डन कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हुए, लेकिन फर्स्ट समिट जो नॉन अलाइनमेंट की हुई थी, आप देख सकते हैं अंडरलाइन के, इट वाज इन 1961। नेहरू को फाउंडर थे इसके, और ये बेलग्रेड में हुई थी। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। So these were important points how Nehruvian foreign policy shaped the Indian foreign policy completely between 1946 to 1964. Now, अब देखना है हमें कि अपने नेबर्स के साथ हमने क्या किया, व्हाट हैपेंड विद आवर नेबर्स। सो देयर वाज अ दोस्ती और दुश्मनी वाला हिसाब किताब विद द चाइना। वी हैड अ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट बोथ विद द चाइना। So with China, interesting thing was that India was one of the first countries to recognize the communist government. तो इंडिया वन ऑफ द पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या वर्ल्ड में कंट्री थी जिसने कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना को या माओइस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन नेहरू के कुछ दोस्त भी थे, या नेहरू के कुछ हम ये कहेंगे होम मिनिस्टर थे जो कि वल्लभ भाई पटेल थे। उनको ये टेंशन भी थी कि चाइना जो है वो फ्यूचर में एग्रेशन कर सकता है, बट नेहरू वाज अ सपोर्टर ऑफ पीस हु वांटेड कि वेस्टर्न डोमिनेशन खत्म होनी चाहिए किसी तरीके से। उन्होंने इस बात को नकार दिया। इवन 1954 में चू एन लाई और प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बीच में पंचशील के बारे में समझौता हुआ। हमने 5 पॉइंट्स पंचशील के डिस्कस कर लिए हैं, तो वो चीज जानने बहुत जरूरी है कि किस तरीके से म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाली बातें की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पीस चल रहा है चाइना के साथ, ऑल दिस थिंग्स वर, जिससे दोस्ती बढ़ी थी। बट वन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज तिब्बत। तो तिब्बत के ऊपर चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, एंड चाइना ने बोला कि भाई हम रेस्पेक्ट करेंगे इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, और इंडिया ने बोला भाई ठीक है, तिब्बत तुम्हारा इंटरनल मामला है, हमने वैसे ही पंचशील साइन कर रखा है 1954 में, तो यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट रेस्पेक्ट दो उनको, इज्जत करो। तो 1956 में चू एन लाई के साथ साथ इवन दलाई लामा भी साथ में आए थे। बट 1958 में क्या हुआ, चाइना ने काफी ज्यादा सप्रेशन किया आर्म्ड अपराइजिंग का तिब्बत के अंदर। सिचुएशन बहुत खराब हो गई, और 1959 में फिर जो अभी करंट दलाई लामा है, तेंजिंग ग्यात्सो, होली दलाई लामा, उनको इंडिया में आना पड़ा। इंडिया में उनको शरणार्थी बनाया गया, शरण दी गई, और अब वो धर्मशाला में रहते हैं। काफी सारे बुद्धिस्ट आपने देखे होंगे। बट दिस बिकेम द पॉइंट ऑफ फाइट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट थिंग वाज तिब्बत, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, बिकॉज यू सी तिब्बत इज द बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तिब्बत एक बफर जोन भी था। तो यू सी दिस इज द एरिया ऑफ द लेह रीजन। लेह के आसपास ही जो अभी हम गलवान घाटी में देख रहे हैं, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। देन दिस इज द रीजन ऑफ तिब्बत, and this is the Arunachal Pradesh. So both in eastern sector and western sector, चाइना इंडिया को बोल रहा था कि भाई हिस्टोरिकल डिमांड है हमारी, यहाँ बाउंड्री सेट करो। बट इंडिया वाज लाइक कि हमने बाउंड्री तो पहले ही सेट कर रखी है। एट दैट टाइम अरुणाचल वाज कॉल्ड एज नीफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो भी था। ठीक है, तो इंडिया को यही चीज बहुत बुरी लगी कि जब हिस्टोरिकल बफर जो था इंडिया और चाइना के बीच में, तिब्बत, उसे एनेक्स कर लिया गया, तब इतना ज्यादा इशू नहीं हुआ। बट जब वहां पे प्रताड़ना की गई, लोगों को परेशान किया गया, तो इंडिया ने बोला नहीं भाई, ये तो 1954 की पॉलिसी के भी खिलाफ है। देन इंडिया ने बाउंड्री इशू पे बोला भाई कि हमने तो बाउंड्री सेटल कर रखी है, ब्रिटिश टाइम में ये सेटल हो रखी है कि बाउंड्री कहाँ कहाँ पे। बट चाइना ने कहा नो, दैट वाज अ कॉलोनियल डिसीजन, अब वो अप्लाई नहीं होता। वी थिंक दैट हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो करंट अरुणाचल प्रदेश, जो कि नीफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, लद्दाख का अक्साई चीन, इट शुड बिलोंग टू दी चाइना। नाउ दिस बिकेम अ पॉइंट ऑफ फाइट, अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन दी टू कंट्रीज। कुछ छोटी छोटी बाउंड्री डिस्प्यूट भी हुई, बट बातें चलती रही। Then in 1962 हमने पढ़ा था पहली बुक में, one of the very big thing happened, it was in October 1962, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा में रशिया ने मिसाइलें लगाती थी, जहां पे ये डर था कि भाई ये यूएस पे अटैक कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया की नजर वहां पे थी। लेकिन इंडिया के ऊपर उस वक्त चाइना ने अटैक कर दिया। तो while Indian forces were ready and they blocked the Chinese advances on the western front in Ladakh, तो लद्दाख में चाइना को काफी कुछ कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ईस्ट में अगर हम देखें तो असम तक चाइना की फोर्सेस आ चुकी थी, और जब यहाँ तक फोर्सेस आ गई तो असम ने, चाइना ने क्या किया, यूनिलेटरल सीज फायर किया और ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। बट अगेन इससे जो
इंडिया की इमेज है ग्लोबली और इंडिया को जो आत्मसम्मान है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। इंडिया को यूएस और ब्रिटिश की हेल्प लेनी पड़ी और काफी बार इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि किस तरीके से इस वॉर में हमें बचाओ। इस टाइम में सोवियत यूनियन जो था वो शांत था। सोवियत यूनियन ने कि दोनों में से कोई भी साइड नहीं ली, ना कम्युनिस्ट चाइना की ना इंडिया की। नेहरू की पर्सनल इमेज काफी ज्यादा सफर हुई बिकॉज सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन आ गया था। ये देखा होगा मेरे वतन के लोगों, गाना जो था वो काफी दुखी भरा था क्योंकि उस वक्त इंडिया को बहुत दुख हुआ था। इवन फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ पास हुआ, जो कि मूव किया गया था लोकसभा में डिबेट में। उसकी वजह से कांग्रेस काफी सारी जगह लोकल बाई इलेक्शंस भी हारी। तो इट मेड अ वेरी बिग इम्पैक्ट। और इसके बाद जो रिलेशंस है वो 1976 में फुली जाके एस्टेब्लिश हुए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो चाइना गए, तब दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ी। यहाँ पे देखिए ये हकीकत मूवी के बारे में बता रखा है, दिस इज ऑल अबाउट वॉर ओनली, सो यू कैन वॉच दिस मूवी नाउ। इससे अपोजिशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। नॉट ओनली जो गवर्नमेंट in पावर थी उसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुए या उसकी बेइज्जती हुई या उन्होंने ह्यूमिलेशन फेस किया। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके अंदर भी ये बात हुई, कुछ ने चाइना के एक्शंस को सपोर्ट किया, कुछ ने चाइना के एक्शंस को सपोर्ट नहीं किया। तो पार्टी स्प्लिट हो गई 1964 में और इसके बाद नई पार्टी बन गई, दैट वाज सीपीआईएम। तो आप जान रहे होंगे सीपीआईएम इज अनदर पार्टी। इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको आंसर में जरूर लिखना है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ईस्टर्न रीजन की तरफ काफी ज्यादा फोकस किया गवर्नमेंट का और इंडिया ने नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी के लिए उस तरफ काम किया। काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स वहां पर डेवलप किए गए। नागालैंड का जो स्टेटहुड का डिमांड था वो दिया गया उन्हें। मणिपुर और त्रिपुरा जो कि एक यूनियन टेरिटरी थे, डिस्पाइट दैट दे वर गिवन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। So we can see that how war with the China, relation with the China affected. So sometime peace था, पंचशील था, कुछ टाइम में फिर war हुई and then its impact. Now another war, another thing which is very important is the relation with the China. Foreign policy कैसे affect हुई पाकिस्तान के साथ, सॉरी। तो पाकिस्तान के साथ एक चीज जानने वाली बहुत जरूरी है कि बदमाशी पाकिस्तान ने 1947 में शुरू कर दी थी जैसे ही दो कंट्री बने थे। बट ऐसी बात नहीं है, थोड़ा दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे का सपोर्ट भी किया था। दोनों के बीच में जैसे हम देखेंगे पीस या सपोर्ट चाइना के साथ हुआ था इंडिया का, ऐसे ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ था। So we can see that both government work together to restore the women abducted during partition to their original families. तो बच्चे औरतें जो भी abduct हुई थी, जो छूट गया था जिनका का, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की मदद की किस तरीके से वो बिछड़े लोगों के पास जा सके। One of the very important thing that happened was the mediation by the World Bank. वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो कि पानी का इशू है, आप आज के डेट में भी सुनते हैं। दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोनों कंट्री ने साइन की, नेहरू ने और जनरल अयूब खान ने, जिससे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो 6 नदियां थी जिसमें से आरबीएस, रावी, बियास एंड सतलुज, एंड सीजेआई, चेनाब, झेलम एंड इंडस। तो इन 6 नदी का बंटवारा हुआ ना। आपको ये पता करना और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आरबीएस नदी किसे मिली और सीजेआई नदी किसे मिली। नाउ पाकिस्तान की बदमाशी अब 1965 में फिर शुरू हो गई। 1965 में जैसे ही 1964 में नेहरू मेरे नए नए प्रधानमंत्री बने थे, लाल बहादुर शास्त्री, डिफरेंट चीजों का फायदा उठा के पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में अटैक कर दिया। नाउ ये मल्टी प्रॉन्ग अटैक था। अगस्त सितंबर में उन्होंने और बड़ा अटैक जो है वो जम्मू कश्मीर में कर दिया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या हुई, उन्होंने सोचा कि उनको लोकल सपोर्ट मिलेगा जम्मू और कश्मीर से, लेकिन वहां के लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया। एंड इंडिया ने काफी बड़ा काउंटर ऑफेंसिव किया, काफी बड़ा वॉर किया, अपने बॉटम मूवी में भी देखा होगा। एंड देन इंडियन आर्मी रीच टिल लाहौर, लाहौर तक पहुंच गई थी। बट आफ्टर सीज फायर, यूनिलेटरल सीज फायर किया इंडिया ने और फिर वो वापस आ गई। यूनिलेटरल इन द सेंस कि यूएन ने इंटरवीन किया था, यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और दो पार्टीज के बीच में समझौता हुआ, माननीय लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ उज्बेकिस्तान में जाके। बट ये वॉर तो इंडिया जीत गया। आपको ये भी पता होगा ताशकंद एग्रीमेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सो ऑल्दो इंडिया वन द वॉर ऑफ 1965, बट
यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और खराब हो गई है। 1962 में वैसे ही चाइना से लड़े, 65 में फिर लड़ाई की, वैसे ही कंट्री बन के उठ रही थी, हमने देखा प्लान डेवलपमेंट में, तो इकोनॉमिक सिचुएशन डेटोरेटेड। देन केम द 1971। 1971 वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग क्योंकि बांग्लादेश का यहाँ से जन्म हुआ। उससे पहले बांग्लादेश नाम की चीज नहीं थी। थिंग वाज कॉल्ड एज द ईस्ट पाकिस्तान। तो इलेक्शन हुए, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान है, जिसे आज के डेट में हम पाकिस्तान देखते हैं, वहां जीती। और आवामी लीग की जीत हुई, जहां जो कि करंट बांग्लादेश है या ईस्ट पाकिस्तान में, उनकी पार्टी थी जिनका लीडर था शेख मुजीब उर रहमान, जिन्हें बंग बंधु रहमान भी कहते हैं, जो कि करंट शेख हसीना जी के पिताजी थे। तो आखिर हुआ गया था कि बंगाली पॉपुलेशन थी काफी ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेशन या वेस्ट पाकिस्तान जो मिस ट्रीटमेंट कर रहा था सालों से, एक तरीके से उसके खिलाफ वोट किया था। काफी टाइम से माना जाता था कि पाकिस्तान जो है वो असली पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तानी को मानता भी नहीं था। तो इसके बाद तो भाई पूरा आतंक फैला दिया गया पूरे ईस्ट पाकिस्तान में, काफी परेशान किया गया। और इसकी वजह से दिक्कत क्या हुई, इंडिया को दिक्कत हुई। उस वक्त इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। ऑलमोस्ट 80 लाख रिफ्यूजी जो थे ईस्ट पाकिस्तान से थ्रू पोरस बॉर्डर असम वगैरह में आने लग गए। तो आज के डेट में जो आप एनपीआर एनआरसी का मुद्दा सुन रहे हो, यहीं से एक तरीके से उसका जन्म हुआ है कि 1971 में काफी सारे बांग्लादेशी और बंगाली इंडिया में आ गए थे ना। अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन से इंडियंस हैं कौन से बांग्लादेशी, तो उसके लिए एनआरसी एनपीआर कुछ मुद्दा चल रहा है। नाउ इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बांग्लादेश को मटेरियल एंड मोरल सपोर्ट दिया काफी सारी जगह पे। वाहिनी सेना बनाई गई, हिंदू वाहिनी सेना बनाई गई, जो कि लोगों को सपोर्ट कर रही थी। इवन ईस्ट पाकिस्तान में काफी ज्यादा हिंदू बंगाली जो थे उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। तो इन सब चीजों से इंडिया पे भी काफी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी वैसे ही गई हुई थी, और उसके बाद इन सारे रिफ्यूजीज को सेटल करना, सिक्योरिटी इश्यूज, ऑल दैट वाज ऑलरेडी देयर। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि यूएसए जो था वो बड़ा बदमाश था, उसे किसी तरीके से इंडिया को अपने खेमे में लेना था। तो यूएसए ने इस चीज में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। चाइना वैसे ही एंटी इंडिया था। हेनरी किसिंजर जो कि उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर थे, उनने चुपचाप सीक्रेट विजिट भी की, तो एक यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस बन गया। बट देन इंदिरा गांधी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शी साइंड अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। दिस इज इंपॉर्टेंट। किसने साइन की? इंदिरा गांधी ने। किससे साइन की? यूएसएसआर से। कि अगर कोई भी कंट्री इंडिया पर अटैक करता तो यूएसएसआर वुड सपोर्ट इंडिया। तो एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बिल्डअप हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दिसंबर में पाकिस्तान ने क्या किया, पंजाब और राजस्थान से अटैक कर दिया, और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर फ्रंट से भी अटैक कर दिया। बट इंडियंस भी तैयार थे, तो इंडिया ने काफी तेज से काम किया। विद इन 10 दिन में पाकिस्तान की पूरी आर्मी को तहस नहस कर दिया, और 90,000 पाकिस्तानी पीपल हैव टू सरेंडर। देन फिर यूनिलेटरल सीज फायर किया। नाउ कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ? शिमला एग्रीमेंट, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे, उनके साथ साइन किया गया। नाउ दिस इंक्रीज द स्टेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। आप आगे देखेंगे उनकी वजह से काफी सारी जगह पे कांग्रेस ने इलेक्शन जीते, स्टेट असेंबली में भी एज वेल एज द नेशनल असेंबली में भी। So this was the thing about the birth of the Bangladesh. So you can see how our foreign policy and the wars with the neighbors have changed our stances at different time. Then Kargil confrontation हम देख सकते हैं 1999 में हुआ था। परवेज मुशर्रफ एंड अटल बिहारी वाजपेयी ने से इसका सोल्यूशन निकाला था। इसके अंदर भी इंडिया की जीत हुई थी। तो दीज वर दी वॉर्स व्हिच एक्चुअली टुक अवे लॉट ऑफ मेंटल पीस। ये देखेंगे यहाँ पे कि इन वॉर्स की वजह से क्या हुआ, हमारे 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। हमारी जो बाकी सेक्टर थे उनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं हो पाया। एंड देन डिफेंस ऑफ प्रोडक्शन 1962 में बना, डिफेंस और डिफेंस सप्लाई 1965 में बना। इसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान अफेक्ट हुआ, और फोर्थ 5 ईयर प्लान ओनली 1969 में आ गया, क्योंकि बाकी 3 ईयर इन बिटवीन रोलिंग प्लान्स बनाए गए, प्लान हॉलिडे भी ने कहा गया था। नाउ वी विल डिस्कस वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेपरेट टॉपिक एंड इंडिपेंडेंट टॉपिक इज द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी? तो फाउंडर फादर और द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी कैन बी सेड एज होमी जहांगीर बाबा। बाबा थे। सो न्यूक्लियर पॉलिसी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि होमी जहांगीर बाबा जो है
वो इंडिया के न्यूक्लियर फादर भी कहे जा सकते हैं, एटॉमिक फादर भी कहे जा सकते हैं। तो इंडिया की जरूरत इस तरीके से पड़ी कि इंडिया खुद न्यूक्लियर वेपन्स का एक तरीके से अपोजर था। नेहरू वाज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स, बट इंडिया का प्लान जो था, इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस, डिफरेंट पर्पस के लिए इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना चाहते थे। तो इंडियंस वर विजनरी एट दैट टाइम ओनली, बट इसकी जरूरत तब पड़ी जब चाइना ने 1964 में अपना टेस्ट कर लिया एंड 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशन, 5 जो पंच थे, यूएस, यूएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, चाइना की जगह उस वक्त ताइवान था, इन्होंने पूरी दुनिया पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लगा दी। कहा कि भाई अब कोई जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, उसे प्रोलिफरेट नहीं कर सकता। तो भाई ये तो बढ़िया है कि तुमने बना लिया और तुम बढ़ा रहे हो, लेकिन बाकी और कोई नहीं बढ़ा सकता। तो इंडिया अपोज दिस थिंग, इंडिया सेड दैट एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी, और इस वजह से इंडिया ने उसे साइन नहीं किया। इसी पीरियड में क्या हुआ कि अरब इजराइल वॉर भी हुआ 1973 में, ऑयल शॉक्स भी हुए, और इंडिया जो है, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, इट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इंदिरा गांधी ने उसे टेस्ट करवाया था। एट दैट टाइम सिचुएशन वाज वेरी टफ, इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा थी, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा, बट इंडिया बिकेम अ ग्लोबल सुपर पावर। अभी के डेट में हम देखें कि इंडिया हर एक उस ट्रीटी को अपोज करती है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है, जो कि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव ग्रुप को फायदा करती है। तो इंडिया ने एनपीटी को तो अपोज किया क्या, जब उसे एक्सपेंशन दे दिया गया 1995 में कि जब तक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल साइन नहीं करेंगे, जब तक एनपीटी एनफोर्स रहेगी। इंडिया सीटीबीटी है, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी इसीलिए अपोज करती है कि भाई ये फिर क्या करती है कि आप किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग इवन लैब में भी नहीं कर सकते हैं एज पर सीटीबीटी, लेकिन भाई बाकी कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन पहले से वो कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इंडिया अपोजेस सीटीबीटी एंड एनपीटी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के दो मेन मुद्दे हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्या है कि मिनिमम हमारे पास अटैक का सामान रहना चाहिए, सामने वाले को डराने के लिए कम से कम मिनिमम डिटरेंस। जैसे 33 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 100 में से पास करने के लिए। एंड पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, कि भाई हम पहले न्यूक्लियर बम यूज नहीं करेंगे, दिस इज गारंटी। तो लेट्स से देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो मान लो पाकिस्तान ही पहले अटैक करेगा न्यूक्लियर वेपन से, बिकॉज इंडिया हैज अ पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। सो इंडिया हैज अ मिनिमम डिटरेंस, इतना है कि भाई पाकिस्तान को फिर खत्म कर देंगे। तो दीज टू आर द पॉइंट्स ऑफ पिलर्स ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। नाउ इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में किस तरीके से इंडिया और इवॉल्व हुआ, फॉरेन पॉलिसीज और इवॉल्व हुई। इन दिस कंप्लीट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द टाइप्स ऑफ वॉर्स दैट इंडिया हैड फॉट, एंड किस तरीके से न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की आगे गई। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो कि सारे के सारे हमने वैसे ही कवर कर लिए हैं अच्छे तरीके से। स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल मेक अ lecture for you. Till then, all the best, study well, good day.